हेलो। हेलो। Hi everyone. Welcome to CGB Mentors. So in this lecture we will again solve a number of interesting questions. और यदि आप इन क्वेश्चंस का सही में यदि आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको डी डे को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से सबसे पहली बात कि आपकी प्रॉपर रिवीजन भी हो जाएगी, आपको फेयर आइडिया भी लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, यू विल लर्न कि हाउ टू अप्रोच दीज क्वेश्चंस, राइट, या कैसे हम लोग क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपल वे में इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्योंकि इंटरप्रिटेशन स्किल्स में यूजुअली हम लैग कर रहे होते हैं। सो क्या दिया हुआ है, इफ यू लुक एट क्वेश्चन नंबर 1, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है, राइट। ट्रेन वाले क्वेश्चंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस यूजुअली यूपीएससी सीसैट में पूछे जाते हैं। सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रनिंग एट 5/6 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, a train is 10 minutes too late, find its usual time to cover the journey. So basically आपको usual time आपको find out करना है। So क्या आप मान सकते हो कि usual time t है। So let us assume कि usual time जो ट्रेन को लगता है जर्नी में, वो क्या लगता है, टी लगता है। आप चाहो तो इसे टी आवर्स भी मान सकते हो, राइट, टी मिनट्स भी मान सकते हो, लेकिन हम लोग नॉर्मली आवर्स ही मानते हैं। जैसे जब आप स्पीड सोचते हो तो रेयरली हम लोग मीटर पर सेकेंड या मीटर पर मिनट सोचते हैं। हम लोग स्पीड भी क्या सोचते हैं, किलोमीटर पर आवर में ही नॉर्मली हम लोग सोचते हैं। सो लेट अस अज्यूम कि ट्रेन यूजुअली कितना टाइम लेती है, टी आवर्स लेती है। ऑब्वियस है कि ट्रेन को यदि किसी जर्नी को कवर करना है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल करना ही होगा, राइट। उसके बाद यदि आप क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ोगे तो एक और जगह क्या लिखा हुआ, यूजुअल स्पीड, राइट। तो क्या आप यूजुअल स्पीड को कुछ मान सकते हो, यूजुअल स्पीड को आप यू किलोमीटर पर आवर मान लो, ओके। सो हम लोग क्या ज्यूम कर रहे हैं कि ट्रेन का जो यूजुअल स्पीड है वो क्या है, यू किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन जर्नी को कवर करने में कितना टाइम ले रही है, टी आवर्स, ओके। सो अब देखो, आपके पास स्पीड है, आपके पास टाइम है। यदि आपके पास स्पीड है, टाइम है किसी जर्नी को कवर करने में, क्या आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, क्या आप डिस्टेंस के बारे में सोच सकते हो? हाँ, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा u इंटू टी। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम ही तो डिस्टेंस होता है, राइट, ओके। अब यदि आप फिर से फर्स्ट सेंटेंस को और केयरफुली इंटरप्रेट करो तो क्या दिया हुआ है, यूजुअल स्पीड का जब वो 5/6 स्पीड पर ट्रेवल करता है, व्हाट डज इट मीन कि न्यू स्पीड क्या होगा, यूजुअल स्पीड का 5/6। वेट, हेलो, हाँ। सो यूजुअल स्पीड का 5/6, सो अब स्पीड क्या होगा, u इंटू 5/6 किलोमीटर पर आवर, ओके। फिर उस केस में ट्रेन को 10 मिनट्स ट्रेन लेट हो जाती है, ओके। सो देखो, आप टी आवर्स में अज्यूम किए हो, ट्रेन 10 मिनट्स लेट हो जा रही है। सो क्या आप मिनट को आवर में बदल सकते हो? हाँ, 10 मिनट्स लेट मीन्स व्हाट, 10/60 आवर्स, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, सो 1/6 आवर्स। सो ट्रेन जब u इंटू 5/6 की स्पीड से चलती है तो ट्रेन को 1/6 आवर ज्यादा लग रहा है। सो बेसिकली ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है, 1/6 आवर्स ज्यादा लग रहा है। लेकिन क्या होगा डिस्टेंस इस केस में, अगेन डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है, स्पीड है आपका 5u/6, सो स्पीड है 5u/6। टाइम क्या है, टाइम है आपका t + 1/6। अब आप मेरे को बताओ, क्या डिस्टेंस दोनों केस में इक्वल होगा? हाँ, डिस्टेंस दोनों केस में इक्वल होगा, क्योंकि ट्रेन सेम ही जर्नी को तो कवर कर रही है। सो व्हाट डज इट मीन कि ये जो दोनों वैल्यू हैं ये दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे के, राइट। सो वी कैन राइट u इंटू टी इक्वल टू 5u/6 इंटू टी + 1/6। आपका अल्टीमेट गोल क्या है, आपका अल्टीमेट गोल है टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ टी, ओके। सो u और u एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे,
सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे आप तो 6 इंटू टी आ जाएगा, 5 इंटू टी आ जाएगा, देन 5 इंटू 1/6 इज 5/6. So this is basically 6t minus 5t that is equal to 5/6. So this is equal to t equal to 5/6. लेकिन t जो आपका 5/6 आया है किस में आया है, ये आवर्स में आया है, क्योंकि आपने t आवर्स अज्यूम किया था यूजुअल टाइम को. लेकिन यदि आप ऑप्शंस को देखोगे तो ऑप्शंस तो आपके मिनट्स में है. सो व्हाट डज इट मीन कि 5/6 आवर्स को आपको मिनट में बदलना होगा. सो 5/6 इंटू 60, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं. सो द आंसर इज 50 मिनट्स. देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप और बेसिक्स अप्लाई करके अब तो शॉर्ट वे में भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैं उस मेथड को क्यों नहीं फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि शॉर्ट मेथड आप तभी फॉलो कर सकते हो जब आप सही मायने में आपका बेसिक्स अच्छे वे में क्लियर हो, राइट. नहीं तो फिर कई बार आई हैव ऑब्जर्व्ड एस्पिरेंट्स जो हर क्वेश्चन के लिए वो शॉर्टकट्स याद करते रहते हैं, राइट. एक और भी यहाँ पर मेथड हम लोग अप्लाई कर सकते थे कि नॉर्मल टाइम क्या लग रहा है, टी आवर्स लग रहा है, राइट. अब क्या है, यूजुअल स्पीड का 5/6 से ट्रेवल कर रहा है. सो व्हाट डज इट मीन कि अब जो टाइम लगेगा वो 6/5t लगेगा, चूंकि ये स्पीड 5/6 हो चुका है और स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे को. सो टाइम कितना लग जाएगा, 6t/5 लग जाएगा. सो 6t/5 आवर्स लग जाएगा. सो उस केस में आप लिख सकते थे 6t/5 माइनस t दैट इज इक्वल टू 10/60. यहां से भी आप t का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे. लेकिन उसके लिए फिर आपको ये समझ में आना चाहिए कि स्पीड यदि 5/6 हो रहा है तो टाइम टेकिंग क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा. क्यों ऐसा हो जाएगा, उसके पीछे एक और भी यदि मैं थोड़ा सा और यदि आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो उसके पीछे यदि आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. व्हाट डज इट मीन कि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम का, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड का. मीन्स स्पीड 5/6 हो रहा है तो टाइम 6/5 हो जाएगा, और यदि टाइम 5/6 हो रहा होता तो स्पीड 6/5 हो जाता. Let us look at question number 2. यदि आप ऑब्जर्व करोगे प्रीवियस ईयर पेपर्स को तो SICI से यूजुअली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो SICI के जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो एक बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन बनता है कि डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years, राइट, व्हेन प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कांस्टेंट. सो लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. क्या दिया हुआ है, इफ द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI for 2 years is ₹10 and the principal is ₹1000, कैलकुलेट द रेट परसेंटेज पर एनम. सो बेसिकली यहां पर प्रिंसिपल क्या है, यहां पर प्रिंसिपल है ₹1000, ओके. आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, ओके. और आपको एक डेटा और क्या दिया हुआ है कि CI माइनस SI क्या है फॉर 2 years. CI मीन्स व्हाट, कंपाउंड इंटरेस्ट. SI मीन्स व्हाट, SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट. सो CI माइनस SI फॉर 2 years क्या दिया हुआ है, ₹10 दिया हुआ है. लेकिन यहां पर एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना होगा, तभी जाकर के आप क्वेश्चन को क्विकली आंसर कर पाओगे. क्या होता है CI माइनस SI फॉर 2 years, दैट इज PR² डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर. ये आपको याद रहना चाहिए. ये क्या है, दिस इज CI माइनस SI फॉर 2 years, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 10. प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, प्रिंसिपल क्या है, ₹1000. रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो आपको फाइंड आउट करना है. योर गोल इज टू फाइंड आउट the value of R. So 1000 into R square divided by 100 का square into what, into 10. यहां से देखो आप 100 से इसे डिवाइड कर सकते हो, 20 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, देन 10 and 10 विल कैंसिल ईच अदर. सो यहां से आप क्या लिख सकते हो, R² इक्वल टू 100. सो यदि आप स्क्वायर रूट लोगे बोथ साइड्स का, सो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, R इक्वल टू 10 आ जाएगा. सो व्हाट इज द आंसर, आंसर है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% पर एनम. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस फार्मूला. क्या है वो फार्मूला कि CI माइनस SI फॉर 2 years इज इक्वल टू PR² डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर. जैसे यहाँ पर आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा रहा था, राइट, आपको प्रिंसिपल दिया गया था. कभी ऐसा हो सकता है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया जाए
और आपसे प्रिंसिपल पूछा जाए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्रिंसिपल भी दे दिया जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया जाए और आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए। सिलॉट से यूजुअली क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं यूपीएससी सीसेट में, और सिलॉट वाले क्वेश्चंस आसान होते हैं। यदि आपका थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर है तो यूपीएससी सीसेट में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, यू कैन इजीली आंसर दोज क्वेश्चंस। सो ऑब्वियसली वी विल लुक एट द स्टेटमेंट्स, देन वी विल क्रिएट जेनरिक डायग्राम एज यूजुअल। सो क्या दिया हुआ है, ऑल विंडोज आर डोर्स। सो ऑल विंडोज आर डोर्स, देन ऑल entrances are windows, so basically this one, then no gate is a door, so basically there is no overlap between gate and door। देखो यदि आप ये जेनरिक डायग्राम आपने क्रिएट किया है, फिर भी आपको समझ में आना चाहिए कि इफ देयर इज नो ओवरलैप बिटवीन डोर एंड गेट, एंड डोर में ही क्या है, डोर में ही आपका विंडो एंट्रेंस सब आ रहा है, सो ऑब्वियस है कि विंडो और एंट्रेंस का भी कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा गेट के साथ में। सो क्या दिया हुआ है, एटलीस्ट सम विंडोज आर गेट्स। और यदि आप उस वे में नहीं सोच पाओ कि एटलीस्ट सम विंडोज आर गेट्स, ये तो इजीली इनकरेक्ट हो गया। क्यों हो रहा है, यदि डोर के साथ नहीं है गेट का ओवरलैपिंग, मीन्स विंडो और एंट्रेंस के साथ भी नहीं होगा। लेकिन यदि आप उस वे में नहीं समझ पा रहे हो तो देखो आप ये किस वे में लिखा गया है, ये डिफिनिट वे में लिखा गया है। तो यदि आप ये कह रहे हो एटलीस्ट सम विंडोज आर गेट्स, मीन्स यू आर इनडायरेक्टली सेइंग दैट दिस इज ट्रू इन 100% ऑफ द केसेस। लेकिन क्या 100% ऑफ द केसेज में ट्रू होता तो कोई सा भी आप जेनरिक डायग्राम बनाते उसमें ट्रू होता, लेकिन ऐसा तो यहाँ पर नहीं हो रहा है। सो व्हाट डज इट मीन कि कंक्लूजन 1 इज इनकरेक्ट। सो आप इस वे में भी सोच सकते हो। उसके बाद क्या दिया हुआ है, नो गेट इज एन एंट्रेंस। या मैंने पहले ही कहा है कि डोर और गेट में कोई ओवरलैपिंग नहीं है, मीन्स विंडोज और एंट्रेंस का भी गेट के साथ ओवरलैपिंग नहीं होगा। सो नो गेट इज एन एंट्रेंस। सो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज ऑप्शन बी। मेंस्ट्रुएशन से यूजुअली आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी सीसेट में। तो क्या दिया अब आपको, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड x-8 सेंटीमीटर। ओके, एरिया ऑफ द स्क्वायर आपको दिया हुआ है 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जैसे आप एरिया ऑफ द स्क्वायर देखते हो, आपके ब्रेन में इमीडिएटली आना चाहिए कि क्या यहाँ से मैं साइड ऑफ द स्क्वायर फाइंड आउट कर सकता हूँ कि साइड का लेंथ क्या होगा फॉर दिस स्क्वायर, राइट। सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, यदि आप ये अज्यूम कर रहे हो कि स्क्वायर का साइड का लेंथ a है, सो a का स्क्वायर इक्वल टू 324। अगेन आपको ये याद होना चाहिए कि 324 18 का स्क्वायर होता है। फिर आपको अलग से कोई स्क्वायर रूट सब नहीं फाइंड आउट करना होगा। और स्क्वायर रूट क्यूब रूट हम लोग याद करते ही है। क्यों याद करते हैं, क्योंकि नंबर सीरीज के क्वेश्चंस में तो उसका बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है यदि आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट सब यदि आपको याद रहे तो यहाँ से इफ यू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स a इक्वल टू 18। सो a क्या है, a बेसिकली आपका क्या है, स्क्वायर के साइड का लेंथ है। और आपको क्या दिया हुआ है, एंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर मोर देन दैट ऑफ रेक्टेंगल। अब जरा देखो आप, यदि आपको ये पता है कि स्क्वायर के साइड का लेंथ 18 सेंटीमीटर है, सो क्या बेसिकली यहाँ से आप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड का लेंथ। सो बेसिकली 4 इंटू वे, सो बेसिकली 4 इंटू 18 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर। लेकिन आपको क्या दिया हुआ है कि स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो रेक्टेंगुलर के पेरीमीटर से 8 सेंटीमीटर ज्यादा है। देखो यहाँ पर जो दैट वर्ड होता है उसका क्या मीनिंग होता है कि पेरीमीटर, यहाँ पर इस केस में क्या है, देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो क्या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर कम होगा, राइट, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर से। सो 72 माइनस 8 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 64। सो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर। अब जरा देखो, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का बेसिक फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो बेसिकली L इंटू बी ही आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर। और आपको क्या दिया हुआ है, L आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, B दिया हुआ है x-8 सेंटीमीटर। ओके, सो बेसिकली ये है आपका लेंथ और ये है आपका ब्रेड्थ। और आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का एक्सिस है, क्या होता है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी।
दैट इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, जो कितना है 64 है। अब देखो यहां से आप क्या लिख सकते हो, l प्लस बी इक्वल टू 64/2, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 32। आपको l और b का वैल्यू पता है क्या, या l इज 8 सेंटीमीटर एंड b इज x माइनस 8 सेंटीमीटर। सो यहां से आप लिख सकते हो x प्लस x माइनस 8 इक्वल टू 32। सो 2x इक्वल टू 32 प्लस 8, दैट इज इक्वल टू 40। सो x इक्वल टू व्हाट, x इक्वल टू 40/2, दैट इज इक्वल टू 20। सो वंस यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, क्या आप इजीली लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट कर सकते हो। यदि x है आपका 20, व्हाट डज इट मीन, यदि x आपका 20 है, आपको l इंटू बी फाइंड आउट करना है। x 20 है मीन्स लेंथ क्या है, 20 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ क्या है, x माइनस 8 है। सो 20 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 12। सो 20 इंटू 12 इक्वल टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो ये ना आप देख सकते हो कि मेंसुरेशन में जो रेक्टेंगल स्क्वायर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान है। क्यों, क्योंकि इसमें तो फार्मूलाज बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है कि आपको एरिया पता होना चाहिए, आपको पेरीमीटर पता होना चाहिए, आपको डायगोनल का लेंथ वाला फार्मूला पता होना चाहिए। यदि आप ये 2-3 फार्मूलाज याद रखते हो रेक्टेंगल और स्क्वायर से, तो यूजुअली जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यू विल बी एबल टू आंसर। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से यूजुअली क्वेश्चंस पूछा जाता है यूपीएससी सीसेट में। सो लेट अस लुक एट दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, रितिका स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी एंड ड्राइव्स z किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट। ओके, डायरेक्शन डिस्टेंस का जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि आपको ये डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ एंड दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, और ये यूजुअली सबको पता होता ही है। सो क्या दिया हुआ है, रितिका स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी एंड ड्राइव्स z किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट। सो बेसिकली ये है पॉइंट पी और यहां से रितिका z किलोमीटर जा रही है ईस्ट। देखो आप, ईस्ट तो ये वाला डायरेक्शन है। सो बेसिकली दिस इज, सपोज इस पॉइंट पे रितिका और ये कितना डिस्टेंस है, दिस इज z किलोमीटर। अब क्या दिया हुआ है, देन टर्न्स 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज। अब जरा देखो 90 डिग्री क्लॉकवाइज है मींस इस डायरेक्शन में रितिका टर्न करेगी। यदि एंटी क्लॉकवाइज होता तो फिर इस डायरेक्शन में टर्न करती। सो बेसिकली देन टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, एंड ड्राइव्स w किलोमीटर। ओके, सो दिस डिस्टेंस इज w किलोमीटर। फिर क्या दिया हुआ है, सी देन टेक्स ए राइट टर्न। ओके, देन सी टेक्स ए राइट टर्न, सो बेसिकली दिस वन। फिर दिया हुआ है एंड ड्राइव 6 किलोमीटर टू रिच पॉइंट क्यू। सो बेसिकली दिस इज 6 किलोमीटर। और कौन से पॉइंट पे है अब रितिका, रितिका इज एट पॉइंट क्यू। क्या दिया हुआ है, रितिका हैज ड्रिवन ए टोटल ऑफ 97 किलोमीटर बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू। ओके, सो बेसिकली यदि रितिका 97 किलोमीटर ट्रेवल किए तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, यहां से आप लिख सकते हो z प्लस डब्ल्यू प्लस 6 इक्वल टू 97। सो बेसिकली z प्लस डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 97 माइनस 6, दैट इज 91। ओके, सो फर्दर आपको और कुछ डेटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, w एंड z आर पॉजिटिव परफेक्ट क्यू सच दैट z इज ग्रेटर देन w। तो बेसिकली आप देखो z प्लस w क्या है, 91 है, जहां आपको दिया हुआ है z इज ग्रेटर देन w। और आपको क्या दिया हुआ है, w एंड z आर पॉजिटिव परफेक्ट क्यू। सो बेसिकली यहां पर आपको मल्टीपल पॉसिबिलिटी सोचना होगा कि z और w का क्या क्या वैल्यू फिजिबल है। एक चीज तो समझ में आ रहा है कि जब दोनों पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब है, सो बेसिकली 5 का क्यूब तो 125 होता है, तो आप सोच ही नहीं सकते, राइट। तो उससे कम ही आपको सोचना है। यदि आप मिनिमम से स्टार्ट करते हो, यदि इसमें से सपोज कोई एक नंबर 1 हो तो दूसरा नंबर 90, जो कि फिजिबल ही नहीं है, क्योंकि 1 तो है परफेक्ट क्यूब बट 90 नहीं है परफेक्ट क्यूब। यदि आप 1 से थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, 2 का परफेक्ट क्यूब सोचते हो, दैट इज 8, तो 8 इज परफेक्ट क्यूब बट 83 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, क्योंकि एक नंबर यदि 8 होगा तो दूसरे नंबर को 83 होना पड़ेगा, सो वो भी यहाँ पर नहीं है फिजिबल। उसके बाद यदि आप 3 का परफेक्ट क्यूब सोचते हो, दैट इज 27। ओके, सो इफ वन ऑफ दीज नंबर्स इज 27, अनदर नंबर इज 91 माइनस 27, दैट इज 64। सो बेसिकली यहां पर एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। यदि और भी ट्राई करोगे तो आगे नहीं बनेगा कोई कॉम्बिनेशन। सो बेसिकली देयर आर 2 नंबर्स
64 and 27 and their sum is 91 and these numbers are positive perfect cube. और आपको क्या दिया हुआ है? Z is greater than W. So what does it mean? Z is 64 and W is what? W is 27. आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है what is Z minus W. So basically आपसे पूछा जा रहा है 64 minus 27 is what and that is equal to 37. So 37 जो है सो आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर किलोमीटर वाला नहीं, हाँ किलोमीटर रह सकता है क्योंकि यहाँ पर W और Z क्या है पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब सब दिया हुआ है, लेकिन किलोमीटर नहीं रहेगा। ओके नहीं, किलोमीटर नहीं रहना चाहिए। एनीवे Z माइनस W का क्या वैल्यू होगा? 37 इज द राइट आंसर। सो बेसिकली यूपीएससी सीसेट में कई बार नंबर्स से भी आपको नंबर्स भी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज वाले सोचने होते हैं। हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर्स में भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जहां पर आप मल्टीपल पॉसिबिलिटी सोच रहे थे। जैसे आई गेस की शायद लेक्चर 9 में जहां पर ऑर्डर एंड रैंकिंग में भी हमें मल्टीपल पॉसिबिलिटी सोचना था। ओके अगेन ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ये डिस्टेंस से ही है। ओके सो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है। सो क्या दिया हुआ है? 2 रैबिट्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। ओके द फर्स्ट रैबिट रन्स 15 मीटर नॉर्थ, then turns to the right and runs 35 meter. So turns to the right and then runs 35 meter. So basically अब ये रैबिट इस पॉइंट पे है। फर्दर क्या दिया हुआ है? The second rabbit runs 15 meter east. So second rabbit again, दोनों आप देखो 2 rabbits start from the same point. So second rabbit भी इसी पॉइंट से स्टार्ट करेगा अपना जर्नी। Second rabbit runs 15 meter east. So basically 15 meter east और क्या दिया हुआ है? Then turns to the left. Okay? Then turns to the left means this way and runs 30 meter. अब देखो runs 30 meter. You know that this distance is 15 meter. So what does it mean? This distance is also 15 meter. लेकिन 30 meter ये यहाँ पर travel कर रहा है means 15 meter is this one and then 15 meter is this one. आपसे क्या पूछा जा रहा है? What is the shortest distance between the final positions of both rabbits? So basically अब एक rabbit यहाँ है, एक रैबिट यहाँ है, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। मैंने बताया आपको पहले वाले भी लेक्चर में कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में यूजुअली आपको राइट एंगल ट्राइंगल वाला ही केस सब क्रिएट होता है। अब देखो यू नो दैट दिस डिस्टेंस इज 15 मीटर, यू नो दैट दिस डिस्टेंस इज आल्सो 15 मीटर। सो व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस? दिस इज 20 मीटर क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? 35 मीटर है। इफ दिस इज 15 दिस इज 20। So basically you have to find this distance. अब देखो ये क्या? ये अगेन एक राइट एंगल ट्राइंगल है। So basically ये आपका क्या है? हाइपोटेनस है। So हाइपोटेनस का लेंथ क्या होता है कि बाकी किसी भी ट्राइंगल के यदि हाइपोटेनस का आप लेंथ सोचोगे तो बाकी साइड के लेंथ का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट होता है, राइट? आपको शायद याद होगा h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके सो दिस इज बेसिकली 15 का स्क्वायर plus 20 का स्क्वायर। अगेन व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 15? दैट इज 225। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 20? दैट इज 400। सो दिस इज बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 625। सो दिस इज 25। वैसे यदि आपको पैथागोरियन ट्रिपलेट याद हो तो फिर आपको ये सब सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे देखो क्या है, आपके पास है एक साइड का लेंथ है 15, दूसरा है 20 और आपको हाइपोटेनस के लेंथ के बारे में सोचना है। मैंने आपको बताया था कि क्या होता है 3 4 5, राइट? सबसे जो बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपने बचपन में भी याद किया होगा वो 3 4 5 ही होता है। मैंने आपको बताया था कि ये जो नंबर्स है 3 4 5, इसमें आप जितना भी किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो, राइट? जैसे 3 इंटू 1 3 इंटू 2 करोगे आप तो देखो क्या आ जाएगा 6, 4 इंटू 2 करोगे 8, 5 इंटू 2 करोगे 10। 6 से 10 भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। यदि आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 3 इज 9, 4 इंटू 3 इज 12, 5 इंटू 3 इज 15। सो ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, राइट? सो बेसिकली अब देखो 3 इंटू 4 हो रहा है यहाँ, 4 इंटू 5 हो रहा है यहाँ, 3 इंटू 5 हो रहा है, 4 इंटू 5 हो रहा है। सो व्हाट डज इट मीन? 5 इंटू 5 दैट इज 25। सो यदि आप इस वे में सोच पाओ तो आपको ये सब कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। सो द आंसर इज 25 मीटर। ओके लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। अगेन ये आपका प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट टॉपिक से कनेक्टेड ये क्वेश्चन है।
और मैंने आपको बताया है कई बार कि जब भी प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट टॉपिक से क्वेश्चंस होती है पूछे जाते हैं तो दो चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। पहली बात, यदि आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है, यू विल बी एबल टू आंसर। दूसरी बात, यू नीड टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। और उसमें क्या होता है कि यदि आपको कहीं पर भी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, आपको सिर्फ परसेंटेज सब दिया हुआ है और आपको जो आंसर करना है वो भी परसेंटेज में ही आंसर करना है, सो इस केस में आप कोई रैंडम वैल्यू को 100 अज्यूम कर सकते हो एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व। ओके, सो यहां पर क्या दिया हुआ है, मैन लूजेज 30% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ए सर्टेन परसेंट प्राइस। सो ऐसे क्वेश्चंस में यूजुअली यदि आप कॉस्ट प्राइस 100 मानते हो तो थोड़ा आसान रहता है। मैं यूजुअली कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कॉस्ट प्राइस ही 100 मानना है, कई बार में भी आपको सेलिंग प्राइस भी 100 मानना पड़ जाए। लेकिन कॉस्ट प्राइस को 100 मानने से क्या फायदा होता है कि यहां से प्रॉफिट परसेंटेज हो, लॉस परसेंटेज हो, यू कैन इजीली राइट द सेलिंग प्राइस। तो क्या है, लॉस परसेंटेज क्या है, 30% है। अब यदि लॉस परसेंटेज 30% है, यदि मैं आपसे पूछूं कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, क्या आप मेरे को सेलिंग प्राइस बता सकते हो? 100 मानने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो लॉस परसेंटेज है, जो प्रॉफिट परसेंटेज है, उसे आप सिंपली ऐड सब्सट्रैक्ट कर दो, यू विल बी एबल टू राइट। सो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 70 रुपीज हो जाएगा। अब क्या दिया हुआ है, इफ ही सेल्स इट एट डबल द करंट सेलिंग प्राइस। सो बेसिकली आपको एक नया सिनेरियो दिया जा रहा है जहां पर आपसे ये बताया जा रहा है कि यदि वो इसे डबल द करंट सेलिंग प्राइस पर बेचे, मीन्स क्या 2 इंटू 70 रुपीज पर बेचे, मीन्स 140 रुपीज पर बेचे, उस केस में आपसे पूछा जा रहा है कि उस केस में प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। देखो क्या कॉस्ट प्राइस बदला, यहां पर कॉस्ट प्राइस नहीं बदला, कहीं भी क्वेश्चन में नहीं मेंशन है, कई बार रहता है मेंशन कि सपोज यदि उस प्रोडक्ट को, इस आर्टिकल को 20 रुपीज और ज्यादा पे खरीदा होता, लेकिन यहां पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सो व्हाट डज इट मीन कि कॉस्ट प्राइस अभी भी क्या है, 100 रुपीज ही है, सेलिंग प्राइस क्या है, 140 है। सो बेसिकली अगेन देखो, ये जो 100 है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है 140, आप आसानी से कह सकते हो कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, 40% है। और यदि आप इस वे में डायरेक्ट नहीं सोच पाते हो तो आपको दो तीन चीजें समझनी चाहिए। पहली बात, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज होता है, प्रॉफिट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस, दैट इज प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का और क्या मीनिंग होता है? यदि मैं ये कहता हूं कि प्रॉफिट परसेंटेज है सपोज P परसेंटेज, व्हाट डज इट मीन, दैट सेलिंग प्राइस इज P परसेंटेज मोर देन कॉस्ट प्राइस। सो बेसिकली एक और है कि यदि आप प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला है उसे आप अप्लाई करो, देखो यहां पर प्रॉफिट क्या है, 40 रुपीज है, राइट। सो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, और यहां तो कॉस्ट प्राइस भी आपका 100 ही है। सो प्रॉफिट क्या परसेंटेज क्या हो जाएगा, 40% हो जाएगा। या शायद आपको ये भी आंसर करना था, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंटेज ज्यादा है, आप इजीली कह सकते हो 40% ज्यादा है, क्योंकि 40 रुपीज ज्यादा है। और ये कब कह सकते हो आप, जब आप कॉस्ट प्राइस को 100 माने हो, उस केस में आपको ज्यादा सॉल्व भी नहीं करना होता है। सो द आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, वेन डायग्राम से यूजुअली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी सी सेट में। वैसे देखने से वेन डायग्राम थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। यदि आप कुछ अच्छे सेट सॉल्व कर लो, यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ वेन डायग्राम। सो बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है, इन ए क्लास ऑफ 150 स्टूडेंट, सो यू वी नीड टू रिमेंबर कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 150 स्टूडेंट्स हैं। 65 लाइक मैथमेटिक्स, उसके बाद दिया हुआ है 70 लाइक साइंस, 60 लाइक इंग्लिश। ओके, सो बेसिकली आप फर्दर भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा देयर आर 3 सब्जेक्ट्स। ओके, सो वेन डायग्राम में जब भी आपको ये 3 सेट सबसे डील करना हो, देखो आप किस टाइप का जनरल वेन डायग्राम क्रिएट करोगे, ऐसे ही क्रिएट करोगे आप। सो आप ये मान लो कि ये वाला जो वेन डायग्राम है आपका, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उन स्टूडेंट्स को जो कि मैथमेटिक्स पसंद करते हैं। ये जो है, ये सेट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है उन स्टूडेंट्स को जो कि साइंस पसंद करते हैं, एंड दिस वन फॉर इंग्लिश। अब सबसे ज्यादा जरूरी चीज इसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले ये इन सब का मीनिंग समझ में आना चाहिए। यहां पर जो नंबर है, ये जो पार्ट है, ये क्या बताएगा आपको, ये उन स्टूडेंट्स का नंबर बताएगा जो मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट्स को पसंद करते हैं, क्योंकि ओवरलैप कर रहा है ये तीनों के साथ में ये पार्ट, राइट। उसके बाद यदि मैं इस पार्ट की सिर्फ बात करूं, ये क्या बताएगा आपको, ये बताएगा कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ओनली लाइक मैथमेटिक्स। यदि मैं इसकी बात करूं
तो ये क्या बताएगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक मैथमेटिक्स एंड साइंस, राइट। ओके, सो बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपको इस नंबर से शुरुआत करना है। क्या दिया हुआ है, 10 लाइक ऑल 3 सब्जेक्ट। सो बेसिकली ये जो नंबर है 10 लाइक ऑल 3 सब्जेक्ट, सबसे पहले आपको इसी वाले पार्ट में नंबर को फिल करना होता है। भले ये डेटा आपको कहीं भी दिया हुआ हो, राइट, अब शुरुआत इसी से करो, तभी जाकर के आप इजीली आंसर कर पाओगे। उसके बाद आप देखो, उसके बाद आप इन तीनों में से कहीं भी जा सकते हो। सपोज आप फर्स्ट वन पे ही चलेंगे, 30 लाइक बोथ मैथमेटिक्स एंड साइंस। सो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, आप भले ही यहां पर पढ़ रहे हो कि 30 लाइक बोथ मैथमेटिक्स एंड साइंस, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि ये जो है सो यहां पर आप 30 रख दोगे, नहीं। वो जो 30 है वो दिस नंबर प्लस दिस नंबर के इक्वल है, राइट। सो ये नंबर क्या है, दिस इज 20। देखो यदि यहां पर आप 30 रहते, 30 प्लस 10 हो जाता 40। क्या तब आप कह पाते कि 40, तब आप कह पाते क्या कि 30 लाइक मैथमेटिक्स एंड साइंस, नहीं, तब तो 30 प्लस 10 40 लाइक मैथमेटिक्स एंड साइंस हो जाता। सो दिस इज 20। और क्या दिया है, 25 लाइक बोथ साइंस एंड इंग्लिश। सो व्हाट डज इट मीन कि इन दोनों नंबर्स का सम 25 होना चाहिए। तो एक जगह तो पहले ऑलरेडी 10 है, सो बेसिकली यहां पर आप 15 रखोगे। सो 10 प्लस 15 मीन्स 25 लाइक बोथ साइंस एंड इंग्लिश। 10 प्लस 15 इज 25। और क्या दिया हुआ है, 20 लाइक बोथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। ओके, अब जरा देखो आप, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश के लिए दिस नंबर प्लस दिस नंबर इज इक्वल टू 20। सो ये नंबर क्या हो जाएगा, दिस नंबर इज इक्वल टू 10। अब आपको जाना है इस वाले डेटा पे, क्या दिया हुआ है, 65 लाइक मैथमेटिक्स। सो व्हाट डज इट मीन, दिस नंबर प्लस दिस नंबर प्लस दिस नंबर प्लस दिस नंबर इज इक्वल टू 65। सो देखो यहां पर क्या, 20 प्लस 10 मीन्स व्हाट, 20 प्लस 10 इज 30, 30 प्लस 10 इज 40। सो 40 प्लस 25 is what, that is 65. 70 like science. So basically this number plus these three numbers is equal to what, is equal to 70. Okay, so basically ये क्या है, 20 plus 10 is 30, 30 plus 15 is 45, 45 plus 25 जब आप करोगे तब that will be equal to 70. उसके बाद क्या दिया हुआ है, 60 like English. So basically this number plus these three numbers is equal to 60. So 10 plus 10 is 20, 20 plus 15 is 35. So 35 plus 25 is equal to 60. So अब आपका वेन डायग्राम कंप्लीट है। अब आपसे मैं कुछ भी पूछूं, आप इजीली आंसर कर सकते हो। अभी यदि मैं आपसे पूछूं कि टेल मी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ओनली लाइक साइंस, यू कैन इजीली आंसर दैट नंबर इज 25, राइट। यदि मैं आपसे पूछूं द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ऑल ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट्स, वैसे तो आप यहां से भी आंसर कर सकते हो 10, बट इस वेन डायग्राम को भी देख करके आप आंसर कर सकते हो। सो लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली वन सब्जेक्ट। सो बेसिकली आपको ओनली वन सब्जेक्ट वाले नंबर पे फोकस करना है। यहां पर आप कह सकते हो कोइंसिडेंस है कि ये तीनों नंबर्स 25 ही हैं, यूजुअली ऐसा नहीं होता है। सो बेसिकली देखो ओनली वन सब्जेक्ट वाला ये स्टूडेंट्स है, ये स्टूडेंट है। देखो दीज 25 स्टूडेंट्स लाइक ओनली वन सब्जेक्ट, दैट इज मैथ्स। These 25 students like only one subject, that is science. These 25 students like only one subject, that is English. So basically only one subject वाला क्या नंबर है, 25 plus 25 plus 25 that is equal to 75. So option B is the correct answer. Okay, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, how many students like none of the 3 subjects. अब देखो क्लासरूम में there are 150 students, राइट। सो देयर आर चांसेस कि कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जो इन तीनों सब्जेक्ट में से, मैथ, साइंस और इंग्लिश में से किसी भी सब्जेक्ट को पसंद नहीं करेंगे। सो वी नीड टू फाइंड दैट नंबर। वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, उसके लिए आपको इन सारे नंबर्स का सम फाइंड आउट करना होगा। और क्लासरूम में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, 150। सो बेसिकली इसका और टोटल नंबर ऑफ, यदि आप इन सारे नंबर्स को ऐड करोगे तो उसका जो गैप आएगा वही आपका आंसर होगा। देखो वैसे आप चाहो तो 1 1 1 करके भी ऐड कर सकते हो सारे नंबर्स को, लेकिन आप थोड़ा सा यदि अपना टाइम सेव करना चाहते हो तो वैसे भी सोच सकते हो। क्या दिया हुआ है, 65 लाइक मैथमेटिक्स। सो बेसिकली दीज नंबर्स, यदि आप इन नंबर्स को ऐड करो तो ये किसके इक्वल है, 65 के। वैसे भी आप देख सकते हो 25 प्लस 20 इज 45, 45 प्लस 10 इज 55, 55 प्लस 10 इज 65। तो अभी वैसे आप एक एक करके भी ऐड कर सकते हो, बट आप देखो दिस इज इक्वल टू 65। उसके बाद आप इन 3 नंबर्स को अलग से ऐड कर दो।
So 65 plus 25 plus 15 plus 25. So 65 plus 25 is what? That is 90. 90 plus 15 is what? 105. 105 plus 25 is what? That is 130. So basically यदि आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करोगे जो एटलीस्ट किसी एक सब्जेक्ट को पसंद करते ही हैं वो किसके इक्वल है? 130. लेकिन क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स हैं? 150 स्टूडेंट्स. सो बेसिकली कितने स्टूडेंट्स हैं जो इन तीनों सब्जेक्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट को नहीं पसंद करते हैं? योर आंसर विल बी व्हाट? योर आंसर विल बी 20. 150 माइनस 130 इक्वल टू 20. अब आप मेरे को बताओ, यदि मैं आपसे पूछूं कि आंसर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, क्या होगा आपका आंसर? वो आंसर होगा आपका 130. मैंने क्या किया? हु लाइक एटलीस्ट वन सब्जेक्ट. सो बेसिकली आप उसमें क्या करोगे? वन सब्जेक्ट के बारे में तो आप सोचोगे ही, फिर आप 2 सब्जेक्ट के बारे में भी सोचोगे, फिर आप 3 सब्जेक्ट के भी बारे में सोचोगे, राइट? क्योंकि क्वेश्चन क्या है? एटलीस्ट वन सब्जेक्ट. सो ऑब्वियस है इन सारे नंबर्स को फिर आपको काउंट करना होगा. योर आंसर विल बी 130. लेकिन यदि मैं आपसे ये पूछता एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, उस केस में आपका आंसर क्या होता? अब यदि मैं आपको ये कह रहा हूं कि एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, उस केस में आप कौन से नंबर्स को ऐड करते? उस केस में आप 20 को ऐड करते, इस वाले 20 को, क्योंकि ये जो 20 है देखो, दीज 20 स्टूडेंट्स लाइक मैथमेटिक्स एंड साइंस, सो 20 को आप ऐड करते. देन ये 15 को ऐड करते, क्योंकि दीज 15 स्टूडेंट्स लाइक साइंस एंड इंग्लिश. देन आप इस 10 स्टूडेंट्स को ऐड करते बिकॉज दे लाइक मैथ्स एंड इंग्लिश. फिर आप ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हु लाइक ऑल ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट्स, उसे आप ऐड करते. सो बेसिकली जब मैं आपको ये कहता हूं एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, उसमें आप किन सबको ऐड करते? वैसे स्टूडेंट्स को ऐड करते जो 2 सब्जेक्ट्स को तो लाइक करते ही हैं, साथ में तीनों सब्जेक्ट को भी लाइक करते हैं. उसमें आप 1 सब्जेक्ट वाले को एक्सक्लूड कर देते. आप ऐसे भी कर सकते हो, इफ यू नो दैट टोटल नंबर इज 130, अब इन तीनों नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करके भी आंसर कर सकते थे, राइट? अब यदि मैं आपसे ये पूछूं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक 3 सब्जेक्ट्स, वो तो आसान है, दैट इज 10, और वो आपको पहले भी दिया हुआ है. सो वेन डायग्राम में आपको आई विल सजेस्ट यू कि सबसे पहले लाइक ऑल 3 सब्जेक्ट से आप शुरुआत करना, फिल करना, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व. और वेन डायग्राम के क्वेश्चंस डुएबल होते हैं. आई गेस लास्ट लेक्चर में भी मैंने वेन डायग्राम वाला क्वेश्चंस डिस्कस किया था आप सबके साथ में. ओके, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10. और काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये. मैंने इंटेंशनली एक बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन ऐड किया कि कोई ना, यदि लेक्चर का एंड है तो एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होना चाहिए. और ऐसा होता है यूपीएससी सीसेट में कई बार ऐसा हो सकता है कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आसान होंगे, लेकिन चूंकि हम पहले से थोड़े से फियर में जीते हैं कि नहीं क्वेश्चंस डिफिकल्ट ही आते हैं, तो कई बार हम इजियर क्वेश्चंस को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, और या शायद उस लेवल पर नर्वस हो जाते हैं कि इजियर क्वेश्चंस को भी इतना ज़्यादा केयरफुली पढ़ने लगते हैं कि शायद वो डिफिकल्ट ही लगने लगता है. सो क्या दिया हुआ है? स्पाइस जेट डिपार्ट्स फ्रॉम मुंबई एयरपोर्ट फॉर टोक्यो एवरी 5 आवर एंड 15 मिनट्स. सो बेसिकली इस लाइन का क्या मीनिंग है कि हर 5 आवर एंड 15 मिनट्स के बाद स्पाइस जेट मुंबई से टोक्यो जाती है. एट द इंक्वायरी काउंटर रमेश लर्न दैट द फ्लाइट हैड टेकन ऑफ 37 मिनट्स अर्लियर एंड इफ द करेंट टाइम इज 10:45 AM. सो बेसिकली करेंट टाइम यदि 10:45 AM है और फ्लाइट 37 मिनट्स पहले फ्लाइट है टेकन ऑफ. सो बेसिकली किस टाइम पर फ्लाइट है टेकन ऑफ? 37 मिनट्स पहले यदि आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे 10:45 में से, तो क्या टाइम हो जाएगा? 10:08 AM हो जाएगा. ओके, सो बेसिकली आपसे क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द डिपार्चर टाइम फॉर द नेक्स्ट फ्लाइट? यू नो दैट कि फ्लाइट जो है सो मुंबई से टोक्यो जो जाती है कितने टाइम पर? आफ्टर एवरी 5 आवर एंड 15 मिनट्स. सो बेसिकली यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है? 5 आवर्स एंड 15 मिनट्स आपको ऐड कर देना है. 10:08 AM में यदि आप 5 आवर्स से इंक्रीज करोगे तो 11:8 मीन्स 1 आवर, उसके बाद 12:08 मीन्स 2 आवर, देन 1:08 मीन्स 3 आवर, देन 2:08 मीन्स 4 आवर्स, 3:08 मीन्स 5 आवर्स. सो 3:08 AM मीन्स 5 आवर्स हो चुके हैं. उसके बाद आपको 15 मिनट्स और ऐड करना है. सो बेसिकली व्हाट? बेसिकली 3:23 AM. सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज 3:23 PM, राइट? सॉरी, यहाँ पर ये PM है क्योंकि 12 PM हो जाएगा, राइट? जैसे 12 होगा. सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 3
3:23 PM। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में ऑप्शन ए में आपको 3:23 AM दे दे और वहां पर शायद हम लोग थोड़ा सा गलती कर दे, राइट। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज 3:20 PM। सो आई विल सजेस्ट यू कि यदि आपको यूपीएससी सीसेट एग्जाम को लेकर के यदि आपको किसी भी टाइप का फियर हो या यदि आप सही में प्रॉपर वे में रिवाइज करना चाहते हो, आई विल सजेस्ट यू कि ये जो प्लेलिस्ट है रिवीजन सीरीज वाली, आप इस प्लेलिस्ट को डिलीजेंटली फॉलो कर लो। ट्रस्ट मी, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको क्वांट एंड रीजनिंग कैसे मिलने वाले हैं, उन क्वेश्चंस को आप इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज करके इजीली आंसर कर सकते हो।